और ये अब चलिए शुरुआत करते हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से खबर, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। सीएम साय के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक अकाउंट्स को भी सीज किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। परिजनों के लिए प्रियंका गांधी ने मुआवजे की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। सीएम साय के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर अभी गिरफ्तार बताया जा रहा है और फिलहाल तलाश जारी है। 3 बैंक अकाउंट से सुरेश चंद्राकर के सीज कर दिए गए हैं। आरोपी की प्रॉपर्टी की भी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि आपको बता देते हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। तो अब तक 3 गिरफ्तारी की जा चुकी है। मास्टरमाइंड की तलाश अभी जारी है। हत्या के आरोपियों में पत्रकार का चचेरा, और ये फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो ये तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए और मास्टरमाइंड अभी जिसकी तलाश जारी है। सीएम के निर्देश पर 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन, और वहीं ये भी साफ तौर पर कह दिया गया सीएम की तरफ से कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और लगातार देखिए पत्रकारों में भी काफी गुस्सा देखा गया और श्रद्धांजलि देने की भी तस्वीरें हमने आपसे साझा की हैं। फिलहाल तो ये आपसे ताज़ा जानकारी साझा कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है और अब तक जो 3 गिरफ्तारी हुई हैं उसे तर अभी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। बता दें जो आरोपी हैं उनमें मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई भी शामिल है। रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टान परस्त जो बाड़ा में लेकर गए थे, बॉडी का अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा ब्लास्टिंग भी कर दी गई थी। एविडेंस प्राप्त हो उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार किए गए थे। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में पूरा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ, और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनकी भी तलाश की जा रही है। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर आक्रोश में जगदलपुर में हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। बता दें सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का कैंडल मार्च नजर आया है। प्रदेश सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर जगदलपुर में लोगों में काफी गुस्सा, और वहीं आपको बता दें उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाए। पत्रकार का एक समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है, मुकेश लगातार उस कर्तव्य को निभा रहे थे। और हम लोग सब लोग देख रहे थे कि इतने लंबे समय से वो इतने गहन दूरस्थ क्षेत्र में लगातार जो भ्रष्टाचार या उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहते थे। ये जो ऐसे तत्व जो ऐसे पत्रकारों के आगे विरुद्ध में काम कर रहे हैं और जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अनूप अवस्थी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जगदलपुर से जुड़ गए। अनूप, लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ पर देखिए कैंडल मार्च तो निकाला है, लेकिन उनकी सरकार से ये मांग कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाए। कोमल, आक्रोश जो है पत्रकारों का थमने का नाम नहीं ले रहा। कल भी हमने देखा था कि बीजापुर में भी पत्रकारों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। शहर के बीचों बीच पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था। ये तस्वीरें काफी कम देखी जाती हैं जब पत्रकार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं। और अब सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी पत्रकारों का साथ दे रहे हैं, इस मांग का साथ दे रहे हैं कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, उसके द्वारा जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो
ताकि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। क्योंकि ये अब जो प्रदर्शन है सिर्फ बीजापुर तक सीमित नहीं है, बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी, कांकेर में भी हमने प्रदर्शन देखा। इसके अलावा रायपुर से भी ये खबरें आई हैं कि वहां पर भी पत्रकार संगठनों ने प्रदर्शन किया है। जी शुक्रिया अनूप, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, उसका खुलासा कर दिया गया है। अभनपुर में नरेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा किया गया है। गंगा जल में साइनाइड पिलाकर उसकी हत्या की गई थी। तांत्रिक खुशवंत साहू ने मृतक से 3 लाख रुपए भी ठगे थे। आपको बता दें 29 नवंबर को पूजा पाठ करने के बहाने उसको बुलाया और उसको साइनाइड पिला दिया गंगा जल में मिलाकर। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक खुशवंत साहू को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं, जहां तांत्रिक ने गंगा जल में साइनाइड मिलाकर नरेंद्र साहू की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि तांत्रिक खुशवंत साहू को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की गई। ये बात उसने ही बताई कि उसने साइनाइड पिलाकर हत्या की थी। 3 लाख रुपए भी ठगे थे। 29 नवंबर को पूजा पाठ के बहाने साइनाइड पिलाया था। राजधानी रायपुर से ये खबर आपसे साझा कर रहे हैं। गंगा जल में साइनाइड मिलाकर नरेंद्र साहू को पिलाया गया था और ये तांत्रिक को फिलहाल पकड़ा भी गया है और उससे पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला है। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, एक घटना तो ऐसी होगी नहीं, क्योंकि अगर तांत्रिक है और इस तरह से ठगी करता है तो कई और भी घटनाएं इससे जुड़ी रही होंगी। बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का अनोखा मामला निकल के सामने आया है कि कोई तांत्रिक गंगा जल में साइनाइड मिला करके पिलाए किसी को और उसकी मौत हो जाए। देखिए, इस मामले का पूरा खुलासा धमतरी से निकल के सामने आया है, क्योंकि धमतरी में वीरेंद्र साहू की हत्या इसी तांत्रिक खुशवंत साहू के द्वारा की गई थी। और जब पुलिस ने खुशवंत को हिरासत में लिया, उससे जब पूछताछ की गई कि आखिर वीरेंद्र की हत्या क्यों की गई, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस मामले का राजफास हो पाया है। और तांत्रिक के द्वारा यह बताया गया कि अभनपुर थाना क्षेत्र में जो हत्या हुई थी, जो संदिग्ध परिस्थिति में जो लाश मिली थी नरेंद्र साहू की, तो उस नरेंद्र साहू की जब उसने साइनाइड में गंगा जल में साइनाइड मिला के हत्या की, तो उस दौरान वीरेंद्र भी था और वीरेंद्र को भी इसी माया जाल में फंसाया गया था कि उसके द्वारा नोटों की बारिश कराई जाएगी और सीधे तौर पे इसका लाभ इन्हें होगा, चाहे वीरेंद्र को हो या नरेंद्र को हो। लेकिन जब वो इसमें असफल हुआ, इसके बाद जब सच्चाई इन लोगों को पता चलने लगी, उसके बाद एक बार फिर से सुखवंत ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कि चलिए खेत चलते हैं, मैं एक बार फिर से मैं आपको नोटों की बारिश करा के दिखाता हूं। ये बोल करके उसे लेके जाया जाता है और वहां उसको पूजा पाठ की पूरी सामग्री वहां पे लाई जाती है और लाने के बाद गंगा जल में साइनाइड डाल के नरेंद्र को पिलाया जाता है और नरेंद्र के पीने के बाद वहां पे ही उसकी मौके पे मौत हो जाती है। क्योंकि वीरेंद्र वहां पे खेत के किनारे बाइक पे सवार रहता है, उसके बाद फिर दोनों के तांत्रिक और वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वीरेंद्र को इसकी शक होती है, तो शक की सुई जब आगे बढ़ती है, तो इसके बाद सबूत मिटाने के लिए तांत्रिक द्वारा वीरेंद्र की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटती है, तब जाकर के इस मामले का खुलासा हो पाया है। देखिए, ये भी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बड़ी खबर रतलाम से आ रही है, जहां चार्जिंग पर लगी ई बाइक में ब्लास्ट हो गए। इस हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। एक बुजुर्ग झुलस गया और बच्चे के हाथ भी जले हैं। हमको बता दें, परिवार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। औद्योगिक थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जब ई बाइक में ब्लास्ट हुआ था। घर से कैसे आग की लपटें निकल रही हैं, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन दुखद ये कि इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। एक बुजुर्ग झुलसा है और वहीं एक बच्ची के हाथ जले हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, तस्वीर हमने देखी और काफी डरावनी तस्वीरें, क्योंकि घर से आग की लपटें निकल रही हैं ब्लास्ट के दौरान। अभी अपडेट क्या मिल पाएगा वहां से?
अपनी कार्रवाई जो है यहाँ पर मौके पर आकर कर चुकी है। एफएसएल अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई की है और जो सबसे बड़ी जो हादसे की वजह बनी है वो ई बाइक, उसे जो है यहाँ से ले जाया गया है, क्योंकि जांच का विषय पूरा उसी पर टिका हुआ है। क्योंकि किस तरीके से, देखिए मैं ये घर के बाहर ही खड़ा हूँ इस वक्त, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि जो बाइक है उसमें ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो है ये पूरा हादसा हुआ। घर के अंदर जितने भी सदस्य थे उन्होंने जो है घर के छत से कूदकर अपनी जान बचाई और उसके बाद जो है ये एक बच्ची जो है वो अंदर रह गई और उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये बड़ा दुखद जो है इसमें रहा है कि परिवार ने जान तो बचाई लेकिन एक बच्ची को जो है वो बचा नहीं पाए। तो ये वो घर है, अंदर आपको दिखा दूं कि जो बाइक जहाँ रखी थी, अभी तो वो बाइक जो है यहाँ से ले जाई जा चुकी है। पुलिस एफएसएल अधिकारी जो आए थे वो बाइक को ले गए हैं और यहाँ पर जो वो बाइक रखी थी इस आगे कमरे में रोज चार्जिंग के लिए वो बाइक रहती थी। देखिए बाइक को लेकर के ये भी बताया गया है कि जो बाइक की जो बैटरी है वो एक दिन पहले ही चेंज करवाई थी, उसमें कुछ दिक्कत आई थी। देखिए कंपनी जो है टुनवेल कंपनी की जो ये बाइक है वो बताई जा रही है, जो ये बाइक है बैटरी वाली, और उसके अंदर एक दिन पहले दिक्कत आई थी, बैटरी चेंज करवाई गई थी। उसके बाद उसी बैटरी में एक कोई ब्लास्ट हुआ है, उसी बाइक में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आग लगी और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के लोगों ने घर के छत से जाकर जान बचाई है। पुलिस उस बाइक को लेकर के यहाँ से जा चुकी है, एफएसएल अधिकारी यहाँ पहुंचे, सारी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन बड़ा दुख का कारण रहा कि इस तरीके से जो ई बाइक का चलन बढ़ा है और उसके अंदर जो घर, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल के लिए। बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और खबर रायसेन से, चाइनीज मांझे की चपेट में पूर्व पार्षद आ गए। बता दें पूर्व महिला पार्षद की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई और गर्दन में गहरा घाव होने पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनको भोपाल एम्स रेफर किया गया है। घर से बाजार जा रही थी पूर्व पार्षद आरती यादव। बता दें कि ओबेदुल्लागंज की निवासी है घायल आरती यादव, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी इसको मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी डीप कट है और इसको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। और गले पर मांझे से कटने के निशान हैं, जो क्योंकि आजकल जो चल रहा है, जो पतंग उड़ा रहे हैं लोग, उससे जो कट हो रहा है वो है और काफ़ी डीप है, काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन है। उसको भोपाल रेफर किया गया है और हमने काफ़ी हद तक उसको स्टिच करने की कोशिश की। राजकिशोर सोनी हमारे साथ रायसेन से लाइव जुड़ गए हैं। राजकिशोर, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, इसके बाद भी उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल आप ये बताइएगा पूर्व महिला पार्षद की हालत क्या है? आपको बता दें कि जो पूर्व महिला पार्षद है रायसेन जिले से ओबेदुल्लागंज की रहने वाली है और वहीं पे ये कि पूजा पाठ से वहां से गुजर रही थी, उसी दौरान ये चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। मैं आपको बता दूं कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा हुआ है और चूंकि अभी पतंग उड़ाने का सीजन शुरू हुआ और ये बसंत पंचमी तक चलता है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को इस पे बंदिश और कड़ी लगाने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल गली मोहल्लों तक में चाइनीज मांझा और पतंग बिकने का दौर जारी है। और पतंग उड़ाने के लिए जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे सामने आते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता, छतों से पतंग उड़ाते हैं, नीचे तक पतंग जो है आती है जाती है और लोग जो है इसकी चपेट में आते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं और हाल ही में ये जो ओबेदुल्लागंज की जो महिला पार्षद है ये भी उसकी चपेट में आ गई। इन्हें हालांकि शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। शुक्रिया।